हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब। आज मैं नए वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो यह है हमारा बीए सेमेस्टर 4 CC9 पेपर के अंतर्गत जो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मुगलों का जो है केंद्रीय प्रशासन एवं प्रांतीय शासन के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जाने कि मुगल जो शासन जो था एक केंद्रीकरण जो किया गया, एक नौकरशाही व्यवस्था पर आधारित था हमारा प्रशासन। क्योंकि मुगल राजवंश का जो हम लोग जानते हैं कि मुगल राजवंश का जो संस्थापक है बाबर, चंगेज खां और तैमूर लंग का वंशज था जो बाबर। क्योंकि अतः उनके विचारों में भी जो है एक मुगल तुर्की राजनीतिक आदर्शों का एक मिश्रण यानी मिला जुला रूप देखने को भी मिलता है। जब बाबर गद्दी पर या सिंहासन पर जब बैठा तो चंगेज खां और तैमूर लंग का जो है एक वंशज होने के कारण राजा का पद को जो है वंशानुगत मानता था। इसीलिए जो भारत में जो है हम देखते हैं कि उस समय जो है भारत में मुगल राजवंश की जो स्थापना के साथ साथ दिल्ली के सुल्तानों की जो राजपद संबंधी जितनी बातें थी उसकी अवधारणा में भी जो है बहुत बदलाव आया। क्योंकि मुगल काल के पहले जो सल्तनत काल के जितने सुल्तान जो राजा का जो पद था उसके संबंध में बहुत सारे से विचारों में जो है बदलाव किया। मुगलों ने अपने अपने अब्बासी खिलाफत के संबंध में जो था कि अब्बासी खिलाफत के संबंधी जितने भी संबंध की बातें थी उसकी आवश्यकता नहीं समझे। और इस तरह से दिल्ली के सुल्तानों के जो है विपरीत देखे कि बाबर ने पातशाह की उपाधि भी धारण की। यहाँ तक कि जो है अबुल फजल का कहना है कि पात शब्द का अर्थ होता है स्थायित्व और स्वामित्व का अर्थ होता है यानी शाह का अर्थ होता है मूल या स्वामी, यानी बादशाह का अर्थ होता है मूल या स्वामी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बादशाह का अर्थ एक ऐसा शक्तिशाली यानी स्वामी या राजा जिसे कोई अब हटा नहीं सकता है, अब दस्त नहीं कर सकता है। यानी मुगलों के काल में हम देखते हैं सुल्तान की जो पदवी जिसे दिल्ली सल्तनत के शासक जो है धारण जो है करते आए थे उस समय से। लेकिन हम देखते हैं कि मुगल काल का जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वह मुख्य रूप से जो अकबर की देन थी। और अकबर के द्वारा के बाद जो है प्रशासन व्यवस्था का जो कार्य संचालन एक सुदृढ़ एक सुव्यवस्थित रूप से जो है एक अच्छे तरीके से संचालन किया गया। हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन में भी हम देखते हैं कि 5 प्रमुख विभाग के रूप में प्रतिष्ठापित था। और इस तरह से जो था सामान्य प्रशासनिक विभाग था जिसके अंतर्गत राजस्व विभाग, जिसको दीवान वजारत या दीवान या वकील या वजीर भी जो है ये सामान्य प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत था, जिसके अंतर्गत इन जो है राजस्व विभाग के अंदर दीवान ये सब वजीर लोग होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला दूसरा था सैन्य विभाग जो में मीर बख्शी कहा जाता था। न्याय विभाग जिसको काजी और कुजात, धार्मिक अनुदान विभाग जो सदरुस सुदूर, संपत्ति विभाग या जो शाही विभाग है उसको जो है मीर समा कहा जाता था। तो इस तरह से देखते हैं केंद्रीय प्रशासन में जो है इस तरह से व्यवस्था की गई थी। दूसरा हम देखते हैं कि वजीर यानी मुगल सल्तनत में हम देखते हैं कि वजीर का महत्व हमेशा सुल्तान के व्यक्तित्व पर निर्भर होता था या निर्भर करता था। लेकिन इसलिए बाबर से लेकर औरंगजेब तक हम देखते हैं कि उस समय तक जो परिवर्तन धीरे धीरे यानी हर एक सम्राटों में जो है होते रहा। इस तरह से 1556 से लेकर जो 60 ईस्वी तक हम देखते हैं कि बैरम खां जो था वकील सल्तनत के पद पर रहा अकबर के समय। लेकिन राज्य की जो समझ शक्ति था, जो सभी शक्तियाँ जो थी इसी में निहित थी यानी वकील सल्तनत में था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अकबर जो था वह भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए विभिन्न विभागों को जो है अलग अलग अधिकार दिए ताकि एक दूसरे से जो है संतुलन बनाए रखे यानी चेक एंड बैलेंस बनाए रखें। तो इस तरह से साथ साथ जो एक दूसरे पर कड़ी नज़र रख सके, जो कोई गलत तरीके अनुचित तरीके से कुछ ऐसा काम ना हो, इसलिए अलग अलग विभाग को अलग अलग कार्य के लिए सौंप दिया गया। इस तरह से देखते हैं कि अकबर ने अपने शासन के जो है 8वें वर्ष में जो है दीवान वजारत ये कुल जो है नामक जो है एक पद जो है बनाया था, जिससे राज्य का वित्तीय मामला जो है इन्हें सौंप दिया गया। जो अकबर के काल में हम देखते हैं कि वजीर शासक का मुख्य सलाहकार नहीं था बल्कि जो है उस काल का जो है राजस्व मामले का जो है एक विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित था यानी था। तो
उस समय अकबर ने, हम देखते हैं कि अकबर वजीर के जगह जो है दीवान याला के शब्द का प्रयोग किया है। यानी दीवान राज्य के सभी आय और व्यय के प्रति जो है वो उत्तरदायित्व होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साथ साथ जो है खालसा या जागीर या इनाम भूमि या केंद्र के भी अधिकारी भी होते थे ये। शाहजहाँ के काल में अगर हम देखते हैं कि शाहजहाँ के काल में भी वजीर को जो है दीवान कुल कहा जाता था। और जहांगीर के जो है के शासन काल में जो हम देखते हैं कि 5वें से लेकर 21वें वर्ष तक किसी को भी वकील नियुक्त नहीं किया गया। लेकिन शाहजहाँ ने जो है आसफ खां को वकील का पद दिया था, लेकिन बाद में उसको भी समाप्त कर दिया। इस तरह से औरंगजेब ने भी जो है वकील की जगह जो है वजीर आजम और वजीर मुअज्जम का शब्द का प्रयोग किया। तो दीवान ये जो होते थे ये प्रांतों में जो है राजस्व प्रभारी होते थे और वजीर जो है बादशाह के वित्त मंत्री होते थे। तो इस तरह से दीवान के अंतर्गत हम देखते हैं कई विभाग होते थे। और कई विभागों में जैसे दीवान खालसा यानी खालसा भूमि का प्रशासन, दीवान तन यानी नगद तनख्वाह देने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति होता था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है दीवान जागीरों की सूची है उसकी देख रेख सारी व्यवस्था करना होता था। दीवान विवता के बारे में मीर समा विभाग और कारखानों के जितनी भी जो कार्य था सब ये दीवान विवता के पद पर के अंदर की जो उसके अधीन ही जो है सब करते थे। दीवान सद्दात यानी धार्मिक अनुदान या खर्च का रिकॉर्ड रखना, ये सब सारी जो है दीवान सद्दात के अंतर्गत होता था। उसके खजाना मुस्तफी यानी वो लेखा परीक्षक होते थे जो ऑडिटिंग करते हैं। लेकिन मुसरिफ जो मुख्य लेखापाल जिसको अकाउंटिंग कहते हैं। तो इस तरह से जो था हमारा व्यवस्था थी प्रशासन का। लेकिन सैन्य प्रशासन के बारे में अगर हम देखते हैं कि इसमें सर्वोच्च जो होते थे सम्राट ही होते थे और सर्वोच्च अधिकारी के रूप में जो होते थे सैन्य प्रशासन का जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो मीर बख्शी होते थे, जो सैन्य विभाग का प्रधान तथा कहा जाता है कि उमरा वर्ग का प्रमुख मीर बख्शी ही होता था। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका अमीरों का जो पद जो था दे दिया गया था। गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख भी मीर बख्शी ही होता था, क्योंकि मनसब की पद की नियुक्ति या पदोन्नति की सिफारिश मीर बख्शी द्वारा ही सम्राट से की जाती थी। तो सबसे बड़ी विशेषता यही थी। लेकिन इसके द्वारा हम देखते हैं कि वरीद जिसको गुप्तचर अधिकारी बोलते हैं, वाक़या नवीस जिसको बोलते हैं, संदेश लेखक की नियुक्ति भी जो है अकबर ने किया था। ये घोड़ों को दागने और सिपाहियों को जो मुआयना करने के लिए भी जो है कार्य करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीर बख्शी सरखत नामक प्रमाण पत्र पर जो है हस्ताक्षर करके मासिक वेतन भी जो है एक निर्धारित करता था। तो इस तरह से जो है व्यवस्था जो है किया गया था। और हम एक और देखते हैं कि धार्मिक विभाग, क्योंकि धार्मिक विभाग जो था प्रांतीय शासन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और प्रांतीय करने से पहले हम धार्मिक विभाग के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रमुख इसका सद्र सुदूर या सद्र कुल होता था। और इसका कार्य जो था वह धार्मिक मामलों या धार्मिक संस्थानों का भी निर्देश करना भी होता था इन्हें। साथ साथ जो है हम देखते हैं कि धार्मिक मामलों के धार्मिक संस्थानों के अलावा संस्थानों को दान देना या मकतब या मदरसा पर ध्यान देना, विद्वान जो होते थे जो थे ज़रूरतमंद जितने भी सारी थी वो नगद राशि भी देते थे। सद्र सुदूर की सहायता करने के लिए बहुत सारे से अधिकारी होते थे जिसको मुहतसिब कहते होते थे। इनका कार्य यही था कि लोगों के जो है नैतिक उत्थान में लगे रहना चाहिए ताकि शरीयत का पालन कर सके। एक विभाग और था न्याय विभाग। इस विभाग यानी न्याय विभाग का प्रधान जो काजी और कुजात था, जो न्याय व्यवस्था हेतु के लिए जो है जिम्मेवार व्यक्ति होता था। इस्लामिक कानून के लिए जो था वह काजी, मुफ्ती और मुल्ला, और हिंदू कानून से सदर सुदूर, काजी और कुजात अधिकांशतः एक ही व्यक्ति होता था। संपत्ति विभाग, इस विभाग का प्रधान जो था मीर समा होता था, जिनका कार्य था बादशाह के घरेलू व्यवस्था को जो है देख रेख करना, शाही हरम की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मेहमानों के अतिथि का जो है भोजन प्रबंध करना, यहाँ तक कि कारखानों का संचालन करना, बादशाह के लिए जो था शिकार जो करते थे उनका प्रबंध करना, साथ साथ निजी आवश्यकताओं का भी जो है पूर्ति भी करना होता था।
तो प्रांतीय शासन के अंतर्गत हम जानने का हम प्रयास करेंगे कि प्रांतीय प्रशासन के बारे में, क्योंकि लोधी जो था, लोधी वंश के जो लोधी अफगान व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रांतीय प्रशासन इतना शक्तिशाली हो गया था कि उस पर केंद्र की पकड़ जो है ढीली पड़ गई थी, क्योंकि साम्राज्य जो भारत जैसे साम्राज्य था वो बहुत विस्तृत भी थी, लेकिन केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए जो है का जो अवसर जो था बाबर और हुमायूं को तो नहीं मिला, लेकिन अकबर को प्रांतीय प्रशासन का एक नया अधिकार तैयार करने का मौका या अवसर मिला। अबुल फजल के कहते हैं कि 10 वर्ष की जो है 10 वर्ष की जो राजस्व जो था वो बंदोबस्ती के बाद ही अकबर ने साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित कर दिया गया, यानी 12 राज्यों को जो है विभाजित कर दिया गया। इस तरह से प्रत्येक का एक राजधानी नगर भी बनाया गया। प्रशासन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक सूबों में जो है कई इकाइयों में बटा हुआ था, और इकाइयों को जो है सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का जो है पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया। तो परगना या महल के रूप में जब विभाजित किया गया तो इन परगनों में जिले या दस्तूर भी जो है बनाए गए। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होते थे, क्योंकि परगनों में हम देखते थे कई गांव होते थे और जिन्हें मावदा या दी भी कहा जाता था। तो मावदा के अंतर्गत वे होते थे जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी, जिसे नागला भी कहते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि शाहजहाँ के काल में जो है परगना और सरकार के बीच जो था इकाई का निर्माण किया गया, जिसे चकला भी जो है कहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि सूबा के बारे में, क्योंकि अकबर के समय में जो सूबों की संख्या जो है 12 थी, जो बाद में 15 भी हो गई, लेकिन जब उन्होंने बरार और अहमदनगर और खानदेश को जीता तब शेरशाह भी हम देखते हैं शाहजहाँ के समय में अगर देखते हैं कि सूबों की संख्या जो था वो 18 थी, लेकिन सूबों में केंद्रीय प्रशासन के समान जो था वो प्रशासन कार्यों की जिम्मेवारी जो होता था वह होता था सूबेदार या सिपह सलार के पर आधारित होता था। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो है ये प्रशासन व्यवस्था थी, लेकिन वित्त विभाग या प्रांतीय दीवान के अंतर्गत ही होता था, क्योंकि धार्मिक विभाग जो था इसका सदर सूबा, न्याय का काजी और सूबा और सैन्य का बख्शी और सूबा। तो सरकार के अंतर्गत अगर हम चर्चा में करना चाहूँगा कि सरकार में जो है न्याय व्यवस्था के साथ साथ जो ये जो व्यवस्था और जो उत्तरदायित्व होता था, जो फौजदार के जिम्मे में होता था। इस तरह से भू राजस्व की वसूली का दायित्व का भी जो है अमल गुजार के जो है नाम के अधीन हुआ करते थे, क्योंकि असामाजिक तत्वों को दंड देना और शिकायतों को दूर करना ये सब जो है अपना निगरानी में रखता था। तो इस तरह से बहुत सारे से था कि बहुत सारे से शिकायत था, तो शिकायतों को जो है कोतवाल पर जो है के ऊपर जो है ये उत्तरदायित्व होता था। और इस तरह से इसके अलावा हम शहर पर हम देखते हैं निगरानी की व्यवस्था तो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से भी करते थे। न्याय प्रशासन का जो कार्य था वो काजी और कुचात काजी उल सगर के जो है अंतर्गत होती थी। परगना के अंतर्गत हम देखना चाहेंगे कि परगना सरकार के जो है नीचे होता था और इसके अंतर्गत निम्न अधिकारी भी हुआ करते थे। तो सबसे पहले सामान्य प्रशासन को जो देख रेख जो करता था वो सिकदार कहलाया। वित्तीय मामलों को जो देखता था उसे अमीन कहा जाता था। भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखने वाले को जो है कानूनगो होता था। राजस्व संबंधी पर जो है निगरानी का जो कार्य था वह भी जो है कारकुन का काम था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्राम प्रशासन, यानी हमारा जो है मुगल प्रशासन का सबसे छोटी इकाई जो ग्राम प्रशासन थी, क्योंकि प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो प्रशासनिक व्यवस्था राजस्व वसूली की जिम्मेवारी भी होती थी। तो जिम्मेवारी जो होती थी वो खुद मुकद्दम और चौधरी का भी था, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो है ये लोग क्या करते थे, हिसाब रखना होता था और पटवारी का काम होता था। तो हिसाब ग्रामीण स्तर पर जितने भी सारा हिसाब होता था तो पटवारी को जो है छोड़ दिया जाता था या उन्हीं के अधीन में होता था या पद, और राजस्व का 1% जो है कमीशन के रूप में मिलता था। यहाँ तक देखते हैं कि मुगल काल के युग के बारे में ग्रामीण जीवन जो था वो स्वेच्छा से देखते हैं कि स्वीकृत बहुत सारे आचार व्यवहारों का भी पालन पोषण की व्यवस्था भी की गई। ग्राम पंचायत का भी जो है ग्राम पंचायत के माध्यम से भी जो है ये किया जाता था। तो शिक्षा, सफाई
और राहत कार्य भी क्या थे वो पंचायत का जो है पंचायत के अधीन में या पंचायत का जो है उत्तरदायित्व होता था। यानी पंचायत उत्सवों और आयोजनों का भी जो है सामाजिक विवादों का भी जो है निपटारा भी करता था। तो इस तरह से देखते हैं कि आज यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक में चर्चा करना चाहूँगा।